कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म के इस नए एपिसोड में हम अपने तमाम देखने वालों का, तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं और जुड़े भी इस मुद्दे पर हैं जो आज के दिन का कोरोना के बराबरी का हॉट इशू है। यानी आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने बहुत जल्दी में फार्म से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड 3 ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट में पास करवाया और ये तीनों ऑर्डिनेंस काफी विवादग्रस्त भी रहे और 3 डिफरेंट ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार का ये कहना है कि ये गेम चेंजर होंगे। ये भारत के किसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। अब ये सरकार का कहना है और जरूरी नहीं है कि ये कहना पूरे तौर पे सही हो। हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती श्री विजय जावंदिया को दावत दी कि हमारे प्रोग्राम में शरीक हों और हमको इससे रिलेटेड सारी मालूमात दें। विजय जावंदिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरा सलाम। मैं आपको विजय जावंदिया जी के बारे में बताऊं कि ये न सिर्फ एक फार्म रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेंटेटर हैं, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 30-32 या शायद 35 साल किसानों के हक की लड़ाई के लिए और बहुत ही इज वॉचिंग दिस एग्रीकल्चरल सीन वेरी क्लोजली और उस लड़ाई के लिए प्रैक्टिकली सुबह शाम लगा दिया और शेतकरी संगठन से इनका ताल्लुक है। इसकी फाउंडेशन से लेकर आज तक शेतकरी संगठन के साथ रहे हैं। विजय जी, हमें ये बताइए, तो ये 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, इनको लेके किसानों में हम देखते हैं इतना गुस्सा क्यों है? जी देखिए, पहले तो ये 3 ऑर्डिनेंसेस क्या है। पहला ऑर्डिनेंस है, सरल भाषा में बताएं तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको एपीएमसी कहते हैं राज्यों में, सरकार का कहना ऐसा है, मोदी सरकार का, कि इस एपीएमसी में किसानों की लूट होती है। अच्छा। तो अब सरकार एपीएमसी से बाहर भी किसानों को अपना माल बेचने की सम्मति देगी, ऐसा ये ऑर्डिनेंस निकाला, जिसको अब कानून के रूप में भी संसद में पास कर दिया गया है। अब बाजार समिति के बाहर खरीदने के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जो खरीदार आएंगे वो कोई भी आ सकता है और उसको सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत रहेगी, उसको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये समझना होगा कि आज के एपीएमसी में जो खरीदार आते हैं उनको बैंक गारंटी देनी पड़ती है, इंश्योरेंसी देनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब जो एपीएमसी के बाहर आएंगे वो सिर्फ पैन कार्ड लेकर आएंगे और कल उनके साथ में अगर कोई विवाद होता है तो उसका दीवानी दावा भी नहीं होगा और वो एसडीएम या कलेक्टर ही उसका निपटारा कर देंगे। अब इसमें भी काफी बहस है। तो पहला कानून तो यह है, और जिससे वो ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट बनेगा। किसान कहीं पर भी जाकर देश में किसी को भी अपनी फसल बेच सकेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, स्पर्धा आएगी जिसमें उसको अच्छे दाम मिलेंगे। एपीएमसी में कार्टेल तैयार होता था और वो दाम गिराते थे वगैरह वगैरह, ये सरकार का दावा है। यह पहला कानून। दूसरा कानून जो है वो ये है कि अब किसान सरल भाषा में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में वो कंपनियां आएगी और किसान को कहेगी कि हमको टमाटो चाहिए तो आप हमारे लिए टमाटो पैदा कीजिए, हम आपको एक क्वालिटी का टमाटो का बीज दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं और उस टमाटो को हम इस दाम पे आपसे पूरा आपका प्रोड्यूस लेंगे। ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। वो टमाटो में होगा, वो बासमती चावल में होगा, शायद वो आगे जाके कपास में होगा, फल सब्जियों में होगा। तो ये बड़े बड़े कंपनियों के साथ में आप इस तरह से करार अनुसार खेती, करार करके खेती कर सकेंगे, जिसमें आपको कीमत का एश्योरेंस मिलेगा और उससे आपको एक गारंटी मिलेगी कि आप ये जो पैदा करेंगे इसको ये एक एश्योर प्राइस मिलेगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा कानून है। और तीसरा कानून जो है वो ये है
कि 1955 से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आता था, हमारे देश में एकदम फसलों के दाम नहीं बढ़े, जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े, इसलिए एक कानून था जीवनावश्यक वस्तु का कायदा, उसके अंदर स्टॉक पे लिमिट लग सकती थी, एक्सपोर्ट बैन हो सकता था, ये सब चीजें हो सकती थी। अब उन्होंने कहा है कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। पर इसमें देखिए, इसमें एक बात समझने की है कि उन्होंने इसमें भी एक इफ एंड बट किया है। वो इफ एंड बट ऐसा किया है कि दाल, चावल, तेल, शक्कर में अगर आज जो दाम है उसके 50% अगर बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद में वो कभी भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा सकते हैं। एक मिनट, फल सब्जी में अगर 100% से ज्यादा बढ़ते हैं, जैसा 10 रुपए का किलो का प्याज अगर 20 रुपए हो गया, तो वो फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा सकते हैं, स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट बन सकते हैं। और अभी आपने सबने देखा है कि सरकार ने थोड़े प्याज के दाम बढ़ने लग गए तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो ये कहने की भाषा एक है, पर उनकी जो कार्रवाई है या कृति है वो एकदम विरोधाभास है। तो ये तीन सही में कानून उन्होंने दिए हैं और उनका कहना ऐसा है कि इस तीन कानून से क्रांति आ जाएगी खेती में। ये ऐसा ही तो मैं प्रारंभ में ही सब श्रोताओं को, मेरे भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं कि अगर ये इतने क्रांतिकारी के तीन कानून है तो फिर जरा याद कीजिए 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को ये आश्वासन क्यों दिया कि हम आपको फसल के पर 50% जोड़कर दाम देंगे। अरे उस समय ये आश्वासन नहीं देना था, उस समय कहना था कि हम ये तीन कानून लाएंगे, आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आपको पूरा खुला कर देंगे, आपकी क्रांति होगी। तो 72 महीने में तो किसानों के छत पर सोने के कवेलू आ गए होते ना, तो फिर उस समय क्यों नहीं किया और अभी ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन विजय जी, किसानों के छत पे कवेलू तो छोड़िए, सिचुएशन आप अच्छी तरह जानते हैं और भारत का हर नागरिक जानता है कि सबसे ज्यादा जो है ही फार्मर जो है इंडेप्टेड है, मकरूज है, कर्जदार है, और ये कर्ज उसको कितनी बड़ी तादाद में अपने आप की जान लेने पे मजबूर कर देता है। और ये सब जानते हैं कि खेती करना भारत में, वो भी किसी एक पर्टिकुलर साइज से छोटा खेत हो, तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो अपना खर्चा भी निकाल नहीं सकता। और बल्कि कुछ स्टैटिस्टिक्स तो ऐसे हैं जिसमें एक खास साइज से छोटा अगर किसान हो तो वो तो शायद हमेशा गरीबी रेखा के नीचे ही रहेगा, क्योंकि वो अपनी रिकवरी भी नहीं कर सकता अपनी कॉस्ट की। अब ये बताइए, ये तीनों कानून के बारे में आपने हमको बताया, इसमें ये बताइए कि सुनने के लिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक मिडलमैन बीच में से निकल गया, लेकिन क्या मिडलमैन सचमुच बीच में से निकल रहा है? और अगर निकल रहा है तो इस पे किसानों को क्या एतराज है? नहीं देखिए, ये जो मिडलमैन निकलने की बात है ना, ये मिडलमैन के बारे में एक हौवा खड़ा कर दिया गया है। देखिए, अब मैं सब्जी उगाता हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं 2 एकड़, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का किसान हूँ। मैं सब्जी उगाता हूँ और मैं बाजार समिति में सब्जी भेजता हूँ। मैं हर समय तो सब्जी बेचने के लिए बाजार जा नहीं सकता ना, तो वहां कोई ना कोई मेरी सब्जी लेने वाला, उसको देखने वाला और उसको बेचने वाला, और उसको बेचने के बाद में मुझे वो पैसे भेजने वाला एक व्यक्ति तो लगेगा ना, लगेगा। और वो व्यक्ति अगर मुझे ये, जिसको हम ये जो नई भाषा में बोलते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, तो ये मिडलमैन नहीं है साहब, ये सर्विस प्रोवाइडर है। मोदी जी के डिजिटल लैंग्वेज में अपन बोले या अभी ये आधुनिकीकरण की लैंग्वेज में बोले तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी तो जरूरत रहेगी ना। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये हवा खड़ा कर रहे हैं। और मुझे बताइए, आज जो बाजार समिति में मिडिलमैन है भी, तो वो मिडिलमैन 1%, 1.5%, 2% दलाली लेता, इससे ज्यादा नहीं लेता है। और वो भी इसलिए लेता है कि जो व्यापारी खरीदी करता है वो व्यापारी उसको उस समय कैश चुकाने नहीं देता। आज भी मार्केट कमेटी के कानून में 24 घंटे के अंदर चुकाने करने का कानून है। अभी तो मोदी जी ने जो मार्केट कमेटी के बाहर खरीदी करने वाले हैं उनको तो 3 दिन का समय दे दिया है। तो ये कौन सा प्रोग्रेसिव है साहब?
आज के कानून में 24 घंटे में चुकारा देने की व्यवस्था है, वो नहीं दिए जाते, उसके लिए इन्होंने काम करना चाहिए था ना, पर वो नहीं। जो एक सिस्टम है उसको अच्छा करने के बजाय उसको तोड़ने के लिए निकले हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा आक्षेप है। मतलब ये कहना है कि ये बात तो ठीक है कि मिडलमैन के जरिए से जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस अगर अभी हैं उनको दूर करने के बजाय अब उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने मिडलमैन को हटाने के नाम पे। देखिए, मैं आपको मेरा एक अनुभव बता देता हूँ। जी सर। वर्धा जिले में पुलगांव बाजार समिति है। मैंने 1970 में खेती शुरू की थी और वहां के पुलगांव मिल की कपास खरीदी होती थी। पुलगांव मिल चालू थी उस समय। तो जब हम कपास बेचने जाते थे तो जो दलाल था पुलगांव में, मैं उनका नाम भी लेता हूँ, सोनी जी करके, आप वो तो नहीं रहे, पर उस समय मालूम है उनकी दलाली क्या थी? उनकी दलाली बंडी पर थी। फिर बंडी में 2 क्विंटल कपास हो, 5 क्विंटल कपास हो, 7 क्विंटल कपास हो, 2 रुपए बंडी सिर्फ दलाली लेते थे वो। और वो 2 रुपए दलाली पर किसान का काम करते थे, किसान को पट्टी बना कर देते थे, किसान के सौदे के लिए मिल वालों से आर्गुमेंट करते थे और मिल वाले 24 घंटे में चुकारा करते थे। तो बाजार समिति तो थी, कानून भी था, पर सिर्फ 2 रुपए दलाली में काम होता था ना। सब बाजार समितियां इस तरह से काम क्यों नहीं कर सकती थी? ये दुरुस्ती की जा सकती थी, पॉलिटिकल विल है अगर तो। सिर्फ उसको उसको बहुत बुरा बोल बोल के आप पूरी बाजार समिति को ही तोड़ने निकले हैं। और बाजार समिति के बाहर क्या सुरक्षा है? ये पैन कार्ड वाला किसानों का माल खरीदी करके भाग गया और कलेक्टर और एसडीएम के पीछे क्या किसान घूम सकेगा क्या? थोड़ा इस पे भी विचार होना चाहिए। बहुत ज्यादा विचार होना चाहिए। मैं एक और बात सोचता हूँ कि एक किसान है जिसके पास, मान लीजिए हर किसान के पास 1 एकड़ लैंड नहीं होता, 1 एकड़ लैंड हर किसान के पास नहीं होता, लेकिन 1 एकड़ लैंड है जिसमें वो कुछ चीज पैदा कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब वो किसी से करेगा, किसी कॉर्पोरेट से, किसी कंपनी से, किसी बड़े व्यापारी से, तो वो डायरेक्ट कैसे उसको अप्रोच करेगा? मतलब मिडलमैन तो कहीं ना कहीं वो रहेगा। एक छोटा किसान है। उसके नहीं नहीं, हाँ, उसके लिए एक नया सपना बता रहे हैं ये। अच्छा। उसके लिए इन्होंने एक और घोषणा की है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जी। किसान उत्पादक संघ बनेंगे, जिसमें 100-200 छोटे छोटे किसान इकट्ठा आएंगे। और ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसानों का वो माल लेके वो एग्रीगेटर होंगे और वो सप्लाई करेंगे। इस तरह की भाषा कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने इसके साथ में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की ना, उसके तरफ भी हमको ध्यान देना होगा। इन्होंने एक घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। अब क्या है, 1 लाख करोड़ दिखता है अपने को, लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, अरे मोदी जी ने तो किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए। पर ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है ना, ये कर्जा है। ये इस तरह के जो एफपीओ बनेंगे उनको कर्जा देंगे। और सबसे अंदर की बात तो ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी वो स्टोरेज खोलने के लिए, बड़े बड़े सिलोज गोडाउन बनाने के लिए, रिलायंस है, अडानी है और बड़ी बड़ी कंपनियां का शायद कारगिल भी करा सकती है, तो उनको भी ये कर्जा देंगे उस फैसिलिटी को खड़ा करने के लिए। उसमें इंटरेस्ट कम देंगे, तो जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो इन 3 कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थे अशोक गुलाटी जी, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, उन्होंने उसमें लिखा है कि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा होगा, वो भी 5,000 करोड़ रुपए का 4 साल में, यानी एक साल में 1,200 करोड़ रुपए का ही बजट में खर्चा होगा। और बताया कैसा जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बता रहे हैं, 10,000 कोटी रुपए का उनको फाइनेंस इसी में से दिया जाएगा। तो हमें बताइए साहब कि ये छोटे छोटे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बाजार में जब अनिश्चितता है, तो उस अनिश्चितता में ये इनकी पूंजी कैसी रुकेगी? मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करके, तो ये बात को स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो प्रयोग है ना, ऐसे ये प्रयोग कांग्रेस के जमाने में हुए थे। मार्केट कमेटी के बाहर बेचने के, ई मार्केटिंग के, बड़ी बड़ी कंपनी ने आके मार्केट कमेटी के बाहर किसानों का माल अच्छे कीमत में खरीदने का। आईटीसी नाम की एक कंपनी आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका अभी भी जिक्र हो रहा है। ये आईटीसी कंपनी
सोयाबीन खरीदने के लिए बड़े उत्साह से आई थी और इसने ई चौपाल शुरू किए थे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां जहां सोयाबीन है वहां पर। भाई साहब 4-5 साल बहुत उत्साह से इसने खरीदी की मार्केट कमेटी के बाहर और बाद में हाथ ऊपर करके निकल गए, मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? जरा अध्ययन ये करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने सोयाबीन उस समय उत्साह से खरीदी किया जब दुनिया के बाजार में, अमेरिका में सोयाबीन के दाम ज्यादा थे। 14 प्रति डॉलर, प्रति बुशल $14 तक के वहां दाम थे और वहां अपनी एमएसपी, उस समय अपनी एमएसपी कम थी, तो एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दाम देके मार्केट कमेटी के बाहर खरीदी करना आसान था। उस समय खरीदी किया और जब अमेरिका में दाम गिर गए $14 प्रति बुशल से वो $7-8 पर आ गए और हमारे देश के एमएसपी हर साल 3-4% के हिसाब से बढ़ती रही, तो एमएसपी ज्यादा और बाजार के दाम कम, तो आईटीसी को लगा कि आप समर्थन मूल्य से कम दाम पे अगर बाहर खरीदी करेंगे तो बदनामी होगी, तो हाथ ऊपर करके चले गए। अब मुझे बताइए कि आईटीसी सरी की कंपनी की जिसके पास में बहुत पूंजी है वो नहीं टिक पाई वोलेटिलिटी में, अनिश्चित बाजार में, तो ये छोटे छोटे एफपीओ कैसे क्या टिक पाएंगे? हो पर एक सपना बताना है ना, सपना बताया जा रहा है। आपका कहना सही है। इस बात पर से मुझे याद आया कि ये हर साल हमेशा एक डिबेटेबल पॉइंट रहता है जिसका नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी बेसिक कल्पना क्या थी, कहां से ये शुरू हुआ और आके कहां लैंड कर रहा है? पीछे 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ये एमएसपी को रिपेल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये एमएसपी है क्या, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हम पीएल 480 अमेरिका के मदद पे वहां से जहाज आएगा तब हम रोटी खाएंगे, ऐसी स्थिति थी, उस समय उन्होंने कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की और किसानों को एक गारंटी दी कि बाजार में इससे कम दाम अगर होंगे तो फिर सरकार जो कृषि मूल्य आयोग दाम तय करेगा उस दाम से किसानों को संरक्षण देने के लिए सरकार आएगी। तो कम से कम दाम देने की वो व्यवस्था थी, उसको कभी भी लाभप्रद दाम नहीं माना गया था। मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग ने घोषित किए हुए दाम को कभी भी लाभप्रद दाम नहीं माना गया था। आपको याद होगा कि उस समय हमारे बाजार में दाम ज्यादा रहते थे और सरकार को गरीबों के लिए, रेशन दुकान के लिए प्रोक्योरमेंट करना पड़ता था, किसानों के पास से सख्ती के लेवी में लेना पड़ता था। तो सरकार उस समय क्या करती थी, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस की घोषणा करती थी। ये प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से ज्यादा रहती थी और मार्केट प्राइस से कम रहती। आज मालूम है प्रोक्योरमेंट प्राइस का तो नाम ही खत्म हो गया है। कारण यह है कि अब मार्केट में किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रही है, जो कम से कम कीमत है वो भी मार्केट में नहीं मिल रही है और किसान को उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आज जो पंजाब और हरियाणा में जो आंदोलन हो रहा है उसका कारण ही ये है कि उन किसानों को समझ में आ गया है कि गेहूं और चावल के दाम दुनिया के बाजार में नहीं है। आज दुनिया के बाजार में कितने लोगों को मालूम है कि 15 रुपए किलो अमेरिका में गेहूं का दाम है, $200 का। उनको ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि सरकार की इस दाम की खरीदी अगर नहीं रहेंगी तो हम पूरी तरह से मर जाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि मैं 1982 से पंजाब के किसानों के साथ में आंदोलन करने के लिए किसान समन्वय समिति का अध्यक्ष करके जाता था। मैं चंडीगढ़ और लुधियाना की जेल में रहा उनके साथ में। उस समय वहां का किसान मांग करता था, मेरा गेहूं बंबई जाने दो, देश से, दुनिया से गेहूं यहाँ महंगा लाकर कम दाम पर मत बेचो। ये उनकी उस समय की मांगे थी। आज तो उल्टा हो गया है, आज दुनिया के बाजार में दाम ही नहीं है गेहूं और चावल को। और दूसरी चीज है कि आपके सब सुनने वालों को, भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि इसके पीछे एक डब्ल्यूटीओ का भी प्रेशर है। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका और यूरोप ने यह ऑब्जेक्शन लेके रखा है कि आप भारत में जो गेहूं और चावल एमएसपी पे खरीदी करते हो
उसमें जो आपको एग्रीकल्चर मेजर ऑफ सपोर्ट की सब्सिडी देने की सहूलत है, उससे ज्यादा आप सब्सिडी दे रहे हो, इसलिए आपको ये बंद करना होगा। अभी हम पीस क्लॉज, एक शांति मनाते हैं, अभी हम आप पे एकदम ऑब्जेक्शन नहीं लेते, पर धीरे धीरे आपको ये खत्म करना पड़ेगा। ये भी बात हमको समझनी पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों को डर लग रहा है कि धीरे धीरे मोदी जी इस एमएसपी से, जो आप बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, तो उनको विश्वास नहीं है मोदी जी पे, क्योंकि उन्होंने अभी तक के 72 महीने में एक भी वचन पूरा नहीं किया है ना। आपका कहना सही है। डब्ल्यूटीओ का आपने जिक्र किया और डब्ल्यूटीओ को के क्लॉजेस को हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में एनफोर्सिएबल बनाने में जो कंट्रीज आगे आगे हैं, जो कि जिनमें जो बहुत आगे रहने वाले मुल्क हैं, उन कंट्रीज में भी काफी सब्सिडीज अभी भी हैं, फार्मर्स के लिए भी हैं, और हमारे पर यह दबाव है कि हम अपनी सब्सिडीज को वाइंड अप करें। ये बड़ी अजीब विडंबना है, बड़ा एक तजाद है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल जो बार-बार उठता है एमएसपी का, और क्या ये सवाल जो भारत के एग्रारियन डिस्ट्रेस का है, जिसमें सिर्फ अभी जिन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश अच्छी या बुरी तरह से गवर्नमेंट ने की, उसके अलावा भी क्या आपको नहीं लगता कि ये इश्यू सिर्फ किसानों का या फार्मर्स के हित का नहीं, बल्कि ये पूरे देश के फूड सप्लाई और फूड के प्राइसेस और खाने-पीने का के सिस्टम पर भी इसका असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा ये बात को। देखिए, इसका कुछ लोग जो अभी इसके समर्थन कर रहे हैं ना, मैं नाम ही लेता हूँ सीधा, अशोक गुलाटी करके, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो एक बार ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हमने गेहूं और चावल क्यों पैदा करना, जब दुनिया के बाजार में अगर वो सस्ता मिल रहा है तो हमने वो सस्ता इंपोर्ट करना और यहाँ पे कुछ महंगी चीजें पैदा करना और उसको हमने एक्सपोर्ट करना। इस तरह का उन्होंने एक सब्जबाग दिखाया था, ये फ्री मार्केट और लिबरलाइजेशन के बारे में। तो जरा सोचिए हो कि 130 करोड़ लोगों के लिए लगने वाली डिमांड अगर हम इंपोर्ट करने लगेंगे तो दुनिया के बाजार में दाम बढ़ जाएंगे ना। ये सीधा प्रिंसिपल है। और ये देखिए, भारत का ये अनुभव है कि जब हम दुनिया के बाजार में बेचने जाते हैं तो दाम गिरते हैं, क्योंकि हम जब बेचते हैं तो भी बहुत ज्यादा बेच सकते हैं, और जब खरीदने जाते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय हमने $90, उस समय डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट था, ₹4.5 किलो के हिसाब से गेहूं का एक्सपोर्ट किया है यूरोप के जानवरों के लिए, जानवर के खाद के लिए। जरा सोचिए, इतनी मंदी थी वहां पर। मैं आपको याद दिला देता हूं कि वाजपेयी के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। गेहूं पे 50% की इंपोर्ट ड्यूटी, चावल पे 80% की इंपोर्ट ड्यूटी, खाने के तेल पे 65%, शक्कर पे 60% इंपोर्ट ड्यूटी। ये सब क्या था साहब? डर था कि वो सस्ता सब यहाँ आएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज हम ये बातें कर रहे हैं, पर कल अमेरिका और यूरोप का ये दबाव आएगा, और आज से वो आ रहा है कि हमारा कृषि उपज आप खरीदी करो, क्योंकि उनके पास में सरप्लस है एकदम। तो जरा सोचिए कि वो सस्ता आने लगेगा। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, मुर्गी का जो धंधा है, ये मुर्गी का धंधा अमेरिका से अगर फ्री मार्केट का करार हो गया तो पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारत में उद्ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका में पैर नहीं खाते मुर्गी के, लेग्स। हमारे यहाँ लेग्स बड़े चाव से खाए जाते हो, उनके यहाँ वो थ्रो अवे है। आज उस पर इंपोर्ट ड्यूटी है 100%। अमेरिका वो इंपोर्ट ड्यूटी हटवाना चाहता है। अगर वो हट गई और वो फ्रीली इंपोर्ट हो गया तो यहाँ का मुर्गी उद्योग, पोल्ट्री फार्मिंग सब खत्म हो जाएगा ना साहब। बहुत डेलिकेट सवाल है ये। और हमारे देश में अगर उत्पादन खत्म होते गया तो हम इंपोर्ट करेंगे, तब क्या हमको सस्ता मिलेगा क्या? मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल आपने सही बात की। और दूसरी, आपने जो सब्सिडी की बात कही ना, मैं थोड़ा उसको जोड़ दूं कि यहाँ सही में आज आज सही में यहाँ भारत सरकार ने
अमेरिका और यूरोप के किसानों के सब्सिडी के मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में बहुत ताकत से उठाना चाहिए, और नहीं तो हमारे किसानों को सब्सिडी देने का हिम्मत बतानी चाहिए। और वो कुछ न करते हुए हम किसानों को ये 3 कानून उनके हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुमको स्वतंत्र कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात और जानकारी की आपको दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चीन से जब व्यापार युद्ध शुरू किया तो चीन ने अमेरिका के कृषि उपज पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सोयाबीन पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। क्या किया ट्रंप साहब ने? ट्रंप साहब ने पहले साल $12 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा की, दूसरे साल $16 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा की, और इस साल कोविड-19 के पार्श्वभूमि पर $19 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा की है साहब। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ किसानों को? ये 3 कानून उसके हाथ में थमा रहे हैं और उसको कह रहे हैं अरे हमने तो आपको स्वतंत्रता दे दी है, आप बिल्कुल खुले हो गए हो, आप किसी को भी बेचो, किससे भी करार करो, कहीं पर भी जाओ। एक और बात मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के आपके सामने सबको और इकोनॉमिक्स को भी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे ना कि मार्केट कमेटी के बाहर दाम अच्छा मिलेगा, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो अशोक गुलाटी है जो इसका बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने परसों क्या कहा? उन्होंने परसों ये कहा कि 91 में जिस तरह से लिबरलाइजेशन करते समय उद्योगों का डी लाइसेंसिंग किया और उससे हमारे देश में कई उद्योग आए, जैसा कि सैमसंग आया, एलजी आया, कार बनाने वाले आए, स्कूटर बनाने वाले एक्टिवा, हीरो, होंडा आई, सुजुकी आई, फ्रिज बने, एसीज बने। तो जैसा उद्योगों का विकास हुआ वैसा ये खेती में का डी लाइसेंसिंग है, और अब किसानों को बहुत ज्यादा पूंजी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, बहुत ज्यादा स्पर्धा होने वाली है और दाम मिलने वाले हैं। मैं सब दर्शकों के माध्यम से अशोक गुलाटी जी को सवाल पूछता हूं, साहब डी लाइसेंसिंग करने से सिर्फ उद्योग फ्लरिश नहीं हुए उस देश में, डी लाइसेंसिंग के साथ साथ में सरकार ने एक इकोनॉमिक पॉलिसी का सपोर्ट दिया, वो था 5th, 6th, 7th पे कमीशन में सरकारी नुमाइंदों की तनख्वाह बढ़ाई गई, आईटी सेक्टर में तनख्वाह बढ़ाई गई, हमारे एमएलए एमपी सबकी तनख्वाह पेंशन बढ़ाई गई। उससे क्रय शक्ति वाला वर्ग इस देश में तैयार हुआ। और दूसरी, कर्ज ले और वस्तु खरीदी करो, कार के लिए कर्जा, फ्रिज के लिए कर्जा, माइक्रो ओवन के लिए कर्जा, एसी के लिए कर्जा, ये एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की, तब कहीं जाके उद्योग फ्लरिश हुए। और आप देखिए 91 के बाद में आज 2020 तक के हमारे देश में कितनी कारें रास्ते पर है, कितने स्कूटर रास्ते पर है, कितनी एसी आ गए हैं, कितना विकास एक 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 वर्ग का होते हुए दिखता है। मैं तो इसको हर समय ऐसा कहता हूं कि ये 30 साल में इंडिया का सुपर इंडिया बन गया है। और दूसरी तरफ भारत, वो ₹1, ₹2, ₹3 किलो के अन्न सुरक्षा पर अफ्रीका का भूखमरी देश करके मर नहीं रहा, इसलिए जिंदा है। कि पूरे भारत में एक जैसा रवैया किसानों का नहीं है। मतलब पंजाब हरियाणा में तो बहुत एजिटेटेड है, महाराष्ट्र में उतनी उत्तेजना दिखती नहीं है। इसकी क्या वजह है बहुत शॉर्ट में, और आगे आप इसको कैसे देखिए, ले जाएंगे? हाँ नहीं, इसका कारण ऐसा है कि पंजाब हरियाणा में ये इसलिए दिख रहा है कि वहां के सुरक्षा का महत्व उन्हें ध्यान आ गया है, और दूसरा वहां गेहूं और चावल पर ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था है, बाकी के जो चीजें फसलें होती है वो बहुत कम होती है, और वही बल्क है। आंकड़े तो अब आ रहे हैं कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए की या 6% जो एमएसपी की खरीद होती है वो पूरी पंजाब और हरियाणा में होती है। बाकी के देश में किसानों को एमएसपी की सुरक्षा ही कहाँ है हो, उनको एमएसपी का सही महत्व तो मुझे लग रहा है कि अब समझने वाला है। मुझे ये बात पूरी करने दीजिए, उसको एमएसपी का महत्व अब समझने वाला है, क्योंकि अब देखिए पिछले 3-4 साल से मोदी जी आए तब से भाजपा वाले एक दावा और कर रहे हैं कि हम एमएसपी की खरीदी हमने कितनी ज्यादा की है, हमने दालों की खरीदी कितनी की है, हमने तिलहन की खरीदी कितनी की है, हमने कपास की खरीदी कितनी की है। या आपको खरीदी करना इसलिए पड़ रहा है कि दुनिया में बाजार में दाम नहीं है और देश के बाजार में दाम नहीं है, और एमएसपी में खरीदी करना ये आपकी मजबूरी हो गई है।
भाई साहब, मोदी जी ने आ गया है कि मैं 50% मुनाफे का वादा तो कर दिया, वो A2F C2 पे नहीं किए हैं, C2 पे करते तो ये दाम ज्यादा होते थे, A2FL पर किए हैं। अब मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं कि मोदी जी ने 5 साल में कितने बढ़ाए और मनमोहन सिंह जी के पहले 5 साल में कितने बढ़े, और अब जाने दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी को ये ध्यान में आ गया है कि आप किसी भी चीज को A2FL 50% के दाम मार्केट में नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो ये सब खरीदी अगर करनी पड़ी और नहीं की गई तो अगले चुनाव तक के तो हम पूरी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब इस A2FL के 50% के सपोर्ट प्राइस के MSP के जिम्मेदारी से छूटने के लिए उन्होंने ये नए नए सब हथकंडे बता दिए। इस साल आप देखना, महाराष्ट्र में अगर कपास नहीं खरीदी किया इन्होंने तो महाराष्ट्र में किसान निश्चित रास्ते पर आएगा। मुझे मोदी जी से इतना ही कहना है कि आप बार बार कह रहे हो ना कि MSP रहने वाली है, मार्केट कमेटी APMC रहने वाली है, और आपको ये विश्वास है कि मार्केट कमेटी के बाहर किसान को ज्यादा दाम मिलने वाला है, उनकी लूट कम होने। किसान तो एक ही मांग कर रहा है ना कि आप 3 कानूनों में एक सिर्फ नया कानून उसमें जोड़ दीजिए कि जो सौदा फ्यूचर मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये MSP से कम दाम पर नहीं होगा। क्यों डर रहे हो आप ये करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया विजय जावंदे जी। आपसे हमने किसानों का पक्ष सुना और उनकी जेन्युइन जायज मुश्किलें या उनको जो रिजर्वेशंस हैं एक वो भी सर सुने। एक बात ऐड करूं क्या? सर जी एक बात ऐड करूं क्या? जी बिल्कुल। एक बात से ऐड करता हूं मैं कि मोदी जी बार बार क्या कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अभी भी कई लोग बीजेपी की ये कह रहे हैं कि ये 3 कानूनों के कारण किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि ये आमदनी दुगनी कैसी होगी, और जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे तो फिर खेत मजदूर की मजदूरी भी तो दुगनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल। अगर और अगर खेत मजदूर की मजदूरी दुगनी होनी चाहिए तो मोदी जी मजदूरों की मजदूरी दुगनी क्यों नहीं करते? इस कोविड में उन्होंने 182 के 200 किए, 18 रुपए बढ़ाए मनरेगा में, वो क्यों नहीं 364 कर दिए? मैं आपके माध्यम से सब सुनने वालों को विनती करता हूं कि मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, 1 मिनट, 364 रुपए मजदूर की मजदूरी करे, कृषि मूल्य आयोग को उस मजदूरी के हिसाब से फसलों के दाम तय करने के लिए कहे, और वो दाम मार्केट कमेटी के बाहर नहीं मिलेंगे तो जो भी दाम मिलेंगे और ये दाम में का जो फर्क है वो भावांतर योजना में देवे, और नहीं तो PM किसान सम्मान निधि में से हमको दे देवे। सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। हमारा ये कहना गलत कैसा है, हमें कोई समझा दे तो हम उसके चरण छू लेंगे। विजय जावंदिया जी का आपका आपकी बातों से लगा कि भारत के किसानों के दिल में कितनी सारी चिंताएं हैं और कितना एंग्जायटी है इन बिल्स को लेके। क्या अभी कोई इमीडिएट इमीडिएट प्लान है महाराष्ट्र में किसानों का इसके खिलाफ आंदोलन का? या मैं अभी मैं अभी यही राह देख रहा हूं कि जब कपास बाजार में आएगा जी और व्यापारी, तो मेरी धारणा है कि 4,500 रुपए के ऊपर नहीं खरीद पाएगा और 5,800 रुपए का समर्थन मूल्य है, तो उस समय सरकार क्या भूमिका लेती है? क्योंकि अभी सरकार ने एक किया है महाराष्ट्र में कि उन्होंने बाजार समिति में जाके किसानों को कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि हम जब खरीदी केंद्र शुरू करेंगे तो आपको फिर कॉल देंगे। देखते हैं कि ये इफेक्टिवली खरीदी करते या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि किसान को इसके खिलाफ सत्याग्रह किए बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है, और नहीं तो 4,500 रुपए में ही कपास बेचना पड़ेगा, और वो बहुत ही घाटे का सौदा होगा। किसान फिर कर्जे में जाएगा, और किसान कैसा जी रहा है मुझे खुद को इसका जवाब नहीं मिल रहा है। मैं तो पब्लिकली कहता हूं कि मैं जमीन बेचकर जी रहा हूं, 40 साल से खेती में कुछ नहीं कमाया, बाप दादा की खेती बेच बेच के मैं जी रहा हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। विजय जावंदिया की बातें हमने सुनी और इनकी बातों में आपने वो रोष, वो आक्रोश महसूस किया जो भारत का किसान एक ऐसे काम में होने के बाद महसूस करता है कि जिसमें उसको फायदा बहुत कम और मेहनत बहुत ज्यादा है।